तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हमारा दूसरा रिवीजन है ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स फॉर योर मई 23 एंड नवंबर 23 एग्जाम्स। तो आज के रिवीजन का मैं आपको पहले एजेंडा बता देता हूँ क्या है। आज हम लोग सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले रिवीजन वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशन डिस्कस कर लिया था। आप उसका वीडियो जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आज के रिवीजन वीडियो में हम लोग चार टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में, कौन कौन सी इनकम को गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। और चौथा हमारा पहला हेड ऑफ इनकम जो हमने क्लास में पढ़ा था, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद करे बगैर लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलता है इनकम टैक्स लगाने का। सरकार को पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, संविधान से मिलता है। तो आर्टिकल 265 बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाना है, तो उसके पास पावर होना चाहिए। तो इनकम टैक्स बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट में बांटा है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। और इनकम टैक्स बनाने का पावर कहां से मिलता है? यूनियन लिस्ट से मिलता है। कौन सी एंट्री पावर देती है? एंट्री नंबर 82 पावर देती है इनकम टैक्स पे कानून बनाने का। क्या गवर्नमेंट इनकम टैक्स का कानून किसी पर भी लगा सकती है? कोई भी इनकम पे इनकम टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट? कोई भी इनकम पे लगा सकती है, सिर्फ एक इनकम को छोड़ के, वो है एग्रीकल्चरल इनकम, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टैक्स लगा सकती है, जैसे वैट लगाती है कुछ चीजों पे, स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है। हम लोग उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हमको इनकम टैक्स पढ़ना है, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो मुद्दे आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, दोनों टैक्स लगाते हैं, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहां से यहां तक? सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स बनाने का, इनकम टैक्स लगाने का। वो पावर उनको एंट्री नंबर 82 से मिलता है, लेकिन वो पावर उनको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने के लिए नहीं देती है गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई इनकम टैक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, सब कुछ समझना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक इन डेप्थ नॉलेज लेना है, तो इंसान को क्या क्या पढ़ना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सोर्स तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना चाहिए। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स है जो सीबीडीटी लाती है। सीबीडीटी कौन होता है? माय बाप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जैसे बैंकों का माय बाप कौन है? आरबीआई है, वैसे इनकम टैक्स का माय बाप कौन है? सीबीडीटी। तो सीबीडीटी लाती है बहुत सारे कानून, रूल्स लाती है, रेगुलेशंस लाती है, वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, इसकी पूरी मैंने आपको प्रोसीजर प्रक्रिया आपको बताई थी कि पहले बजट होता है, बजट के बाद में वो बिल को पास किया जाने के लिए पहले लोकसभा में रखा जाता है, फिर राज्यसभा में रखा जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट उसका अप्रूवल देते हैं और फिर वो बिल एक फाइनल बिल बन जाता है, ठीक है। और ये बिल फाइनल बनने के बाद में क्या होगा? उसके बाद में उसके अंदर जो भी बदलाव होंगे वो एक फाइनेंस एक्ट के तौर पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? जो पिछले साल आया था 2022 में, फाइनेंस एक्ट 2022। और फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स आए वो सारे गवर्नमेंट अब क्या करेगी? इनकम टैक्स लॉ के अंदर चेंजेस कर देगी, ठीक है। जिसमें टैक्स रेट्स में बदलाव हो सकते हैं, बहुत सारे कानून में बदलाव हो सकते हैं, प्रोविजंस में चेंजेस हो सकते हैं। तो वो सारे चेंजेस गवर्नमेंट अपने इनकम टैक्स लॉ के अंदर चेंज कर देगी जैसे ही फाइनेंस एक्ट पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज क्या है? सर्कुलर्स पढ़ना जरूरी है सीबीडीटी के नोटिफिकेशंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू सीबीडीटी बहुत सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन करती है, बहुत सारी चीजें क्लियर करती है। कोई डाउट है एसएससी को, टैक्स पेयर को, तो वो चीजें इसके थ्रू क्लियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट से अपने को पता चलता है कि पहले इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या बोला है, तो शायद इस बार भी उसको उसी तरीके से अप्लाई करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट तो आपको फॉलो करना ही है। देश की न्यायालय का जो भी जजमेंट होगा वो आपके ऊपर बाइंडिंग भी होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इनकम टैक्स का, चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स क्यों लगता है भाई? क्यों लगता है इनकम टैक्स? क्योंकि आप टोटल इनकम कमाते हो। आप कौन हो? आप पर्सन हो। कब कमा रहे हो? प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो। कब चार्ज हो रहा है? असेसमेंट ईयर में चार्ज हो रहा है। तो ये चार शब्दों का हमको एक एक करके मतलब समझना है। उसमें से इसका और इसका मतलब तो हम आज समझ लेंगे, लेकिन टोटल इनकम का मतलब हम आज नहीं समझ पाएंगे। वो पूरा सिलेबस ही आपका उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने इनकम टैक्स पूरा पढ़ के बैठे हो तो आपको पता होगा आपका 80% सिलेबस टोटल इनकम कंप्यूट करने के ऊपर ही है सीए इंटर के अंदर। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं।
एक एक करके इन शब्दों पे बात करते हैं। पहले चारों के बारे में फिर से एक बार बोलता हूं। इनकम टैक्स कब लगेगा? सेक्शन 4 बोलता है कि एक पर्सन को टोटल इनकम कमानी पड़ेगी। कब कमानी पड़ेगी? प्रीवियस ईयर में कमानी पड़ेगी। कब उस पर टैक्स लगाएंगे? असेसमेंट ईयर में उसको कंप्यूट करोगे, चार्ज असेसमेंट ईयर में होगा। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद में होता है। जो फाइनेंशियल ईयर के बाद में, जिस साल में आप इनकम कमाते हो उसके अगले साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल में आप इनकम कमाते हो। असेसमेंट ईयर का पिछला वाला साल प्रीवियस ईयर। हमारे इनकम टैक्स में आप फाइनेंशियल ईयर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। असेसमेंट ईयर अगला साल है और प्रीवियस ईयर को दो नाम से बुला सकते हो। प्रीवियस ईयर बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो। अगर आप कभी गलती कर लेते हो तो वो गलती इंस्टीट्यूट शायद माफ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर जिसमें इनकम कमा रहे हो, और असेसमेंट ईयर मतलब अगला साल जिसमें इनकम कंप्यूट कर रहे हो। सर हमेशा प्रीवियस ईयर कितने महीने का होता है? 12 महीने का। अप्रैल से शुरू होगा, मार्च में खत्म होगा। हमारे एग्जाम के लिए 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, 31 मार्च 2023 पे खत्म हो जाएगा। सर हमेशा प्रीवियस ईयर इतना लंबा होगा क्या सर 12 महीने का? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन वो इस साल शुरू हुआ है, न्यूली सेटअप शुरू हुआ है, से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस अक्टूबर में शुरू हुआ है, तो फिर अक्टूबर से मार्च 12 महीने नहीं हो सकते, 6 महीने ही होंगे। जुलाई में शुरू हुआ तो जुलाई से मार्च 9 महीने होंगे। तो प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस करंट ईयर में शुरू हुआ है तो प्रीवियस ईयर शॉर्टर भी हो सकता है, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या असेसी को टैक्स कब भरना होता है? प्रीवियस ईयर का टैक्स इनकम असेस करती है इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में, हमेशा सर, हमेशा। कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे, कुछ 5 एक्सेप्शंस है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है हम उनका टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं कंप्यूट करेंगे बल्कि आज ही कर लेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर में ही कर लेंगे। और मैंने आपको बताया सब चोर वाले केसेस है, गवर्नमेंट को इन पे डाउट है, भाग जाएंगे कहीं ना कहीं, इसलिए इनसे आज ही टैक्स ले लो। सबसे पहले अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है उनसे आज ही टैक्स ले लो। आज मतलब प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कंप्यूटेशन करवा लो उनसे। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग इंडिया, तो उनसे आज ही टैक्स ले लो, प्रीवियस ईयर में ही कंप्यूट करवा लो। एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन, जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते, कुछ एक मकसद से बना था उसके बाद वो डिसॉल्व हो गया, तो उसको आज ही टैक्स ले लो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, लाइकली टू अवॉइड टैक्स, आज ही टैक्स ले लो। या कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है करंट ईयर में, तो आज ही टैक्स ले लो। ये 5 एक्सेप्शंस आपको याद रखने नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का। इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले एग्जाम में, ये तो 100% बात है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ये चैप्टर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 एक्सेप्शन है। कौन से? फिर से बोल रहा हूं, अगर एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है, असेसमेंट ईयर में टैक्स कंप्यूट नहीं होगा, प्रीवियस ईयर में ही होगा। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल में कमा रहे हो उसी साल में कंप्यूट करो। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग इंडिया। थर्ड, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट। फोर्थ, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। फिफ्थ, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। नेक्स्ट, टैक्स किस पे लगाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने चार्जिंग सेक्शन के अंदर यहां पर लिखा है कि पर्सन पे टैक्स लगाएंगे। सर तो पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन में इंडिविजुअल आ सकता है, एचयूएफ आ सकता है, फर्म आ सकता है, एलएलपी आ सकता है, कंपनी आ सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ सकता है, लोकल अथॉरिटी आ सकता है, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकता है, ट्रस्ट आ सकता है, एनजीओस आ सकती है, कॉलेजेस आ सकती है, यूनिवर्सिटी आ सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अब यहां पर एक शब्द का मतलब आपको समझना जरूरी है, जो बच्चे डाउट भी पूछते हैं क्लास के अंदर, सर एओपी बीओआई का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? देखो, जब बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में आके कुछ काम करते हैं ना, जॉइंट वेंचर, तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंसान साथ में आएंगे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इंसानों को छोड़कर कोई और साथ में आ रहा है, 3 कंपनी साथ में आके जॉइंट वेंचर कर रही है, या 4 पार्टनरशिप आके साथ में जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या बोलते हैं उसको? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो जब इंसान साथ में आते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और अदर देन इंसान साथ में आते हैं कुछ पर्पस के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक आखिरी चीज जो इस चैप्टर में दी गई है कि असेसी कौन होता है। देखो पूरे सिलेबस में असेसी 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 ये वर्ड है, तो असेसी कौन होता है उसको गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है सेक्शन 2(7) के अंदर। सर कौन होता है असेसी? वो होता है जो टैक्स भरता है। अच्छा, जो टैक्स भरता है वो असेसी? हाँ, वो असेसी है। और जो कोई और सम भरता है, और क्या सम होता है सर? टैक्स के अलावा इनकम टैक्स वाले और क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं, पेनाल्टी लेते हैं, फी लेते हैं, अलग अलग किस्म के चार्जेस लगाते हैं आपके ऊपर, वो भी असेसी है। या जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कार्रवाई चल रही है, वो भी असेसी है। आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है इनकम टैक्स वाला, वो भी असेसी है। कौन सी कार्रवाई? इनकम कंप्यूटेशन की कार्रवाई।
या आप किसी के दूसरे के बिहाफ पे आप पे इनकम कंप्यूटेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल माइनर बच्चा है, माँ बाप को ही इनकम टैक्स वाले बुलाएंगे ना, बच्चे को तो नहीं बुलाएंगे। माइनर है, मेरी बेटी है, वो बैंक से इंटरेस्ट कमा रही है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी किया है, वो इनकम कमा रही है, तो उसकी इनकम पे मुझसे ही सवाल पूछा जाएगा ना, तो मैं भी एसएससी बन जाऊंगा। या अगर मुझे लॉस है, लॉस का कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि लॉस में भी तो गड़बड़ी कर सकता हूं मैं, कम ज्यादा लॉस दिखाऊंगा, कम लॉस दिखाऊंगा, कुछ भी गड़बड़ी कर सकता हूं, तो उसका कैलकुलेशन कर रहा है डिपार्टमेंट। या मुझे रिफंड मिलने वाला है, उसका कैलकुलेशन। या मैं डीम टू बी एसएससी हूं। डीम टू बी एसएससी का मैंने बताया था, मतलब कि बाहर जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं ना, उनको अगर इंडिया में बिजनेस करना है ना, तो उनको इंडिया में एक एजेंट बिठाना पड़ता है, तो वो एजेंट को गवर्नमेंट बोलती है आप डीम्ड एसएससी हो। भाई आप एक्चुअल में तो एसएससी वो नॉन रेसिडेंट है जो बाहर बैठा है, एप्पल है, एप्पल एक्चुअल एसएससी है, लेकिन आप उसके बिहाफ पे उसका कार्यालय चला रहे हो, उसका काम कर रहे हो, तो आप डीम्ड एसएससी बन जाओगे। तो ये भी एसएससी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट भी एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है? जो चोरी करता है, टैक्स नहीं भर रहा है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, सरचार्ज नहीं भर रहा है, सेस नहीं भर रहा है, अलग अलग किस्म के टैक्सेस और सेस है, आप आगे जाके पढ़ोगे। पेनाल्टी नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो वो भी एसएससी है। तो जो टैक्स देता है वो भी एसएससी है, जो इंटरेस्ट देता है वो भी एसएससी है, जो पेनाल्टी देता है वो भी एसएससी है, जो फी देता है वो भी एसएससी है, जिसका इनकम कंप्यूटेशन हो रहा है वो भी एसएससी है, जिनका लॉस कंप्यूटेशन हो रहा है वो भी एसएससी है, जिनका रिफंड कंप्यूटेशन हो रहा है वो भी एसएससी है, जो किसी और के बिहाफ पे एसएससी बन के बैठे हैं वो भी एसएससी है, जो माइनर बच्चे के बिहाफ पे बन के बैठे वो भी एसएससी है, और जो टैक्स की चोरी कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, वो भी एसएससी है। तो ये सारे के सारे एसएससी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये टॉपिक अगर देखा जाए तो एकेडमिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एग्जाम के लिए इसमें से कोई क्वेश्चन आने नहीं वाले एग्जाम के अंदर। हाँ, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने क्लास में भी बोला था आपको कि ये टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और 11 मिनट के अंदर देखो हम लोग ने पूरा का पूरा पहला टॉपिक खत्म कर दिया। ठीक है, बिलीव में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिविजन वीडियो सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और अपना क्वेश्चन बैंक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस हो गया, बस खत्म। आपको 60 में से 60 नंबर भी आ सकते हैं अगर आप ढंग से पेपर लिखोगे तो। ठीक है, उसके बाद 1-2 मॉक टेस्ट पेपर लिख देना जब इंस्टीट्यूट का आएगा, हो सके तो मैं भी 1-2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करके आप लोगों को दे दूंगा, और उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इनकम टैक्स की, आप दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन लेते बैठो। ठीक है, आगे बढ़ते टुवर्ड्स नाउ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना बहुत जरूरी है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में आगे के रिवीजन वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में पढ़ाते समय भी स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे पहले बात नहीं किया था, मैं आगे के लेक्चर्स में उस पर बात करता हूं। ठीक है, 5 हेड्स होने के बाद बात करता हूं। आज मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पे बात करूंगा। अलग अलग पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस निकालनी है अपने को, इंडिविजुअल की निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल, बाकी सब हमारे लिए सीए इंटर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस निकालनी है, फिर कंपनी की भी निकालनी है, फर्म की भी निकालनी है, एचयूएफ की भी निकालनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है ना बेटा, वो 3 किस्म के रेजिडेंट हो सकते हैं, एक तो ऑर्डिनरी, एक नॉट ऑर्डिनरी और एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंडिविजुअल भी ये 3 किस्म का रेजिडेंट हो सकता है, और एचयूएफ भी ये 3 किस्म का रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन बाकी सब जैसे फर्म, एलएलपी, कंपनी, ये लोग ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होते, ये लोग सिर्फ 2 ही किस्म के होते हैं, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बस। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनता है? तो ये केस 1 है हमारा, केस 1। केस 1 के अंदर गवर्नमेंट ने 2 क्राइटेरियाज दिए, कोई भी फुलफिल करोगे तो रेजिडेंट बन जाओगे। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है, तो मैं कब रेजिडेंट बनूंगा? पहला कंडीशन तो ये है कि भाई 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह गए तो आप रेजिडेंट बन गए। 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह गए करंट ईयर में। करंट ईयर कौन सा है? 22-23। 22-23 में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गए तो आप रेजिडेंट है। अच्छा, अगर 22-23 में 182 डेज से कम रह रहे तो क्या रेजिडेंट नहीं बन पाऊंगा? नहीं, एक और जगह आप फंस सकते हो, फिर आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ये और ये दोनों। यहां पर एक ही कंडीशन है, यहां 2 कंडीशन है, तो अगर यहां रेजिडेंट नहीं बन पा रहे हो तो फिर यहां भी बन सकते हो। तो सेकंड में क्या है सर? करंट ईयर में सिर्फ 60 डेज रहना है या उससे ज्यादा, और पिछले 4 साल में, पिछला 4 साल जब बोलता हूं तो 22-23 छोड़ देने का बेटा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, पिछला 4 साल जब बोलता हूं तो 22-23 नहीं काउंट करने का। करंट ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन, 365 डेज, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो भी आप रेजिडेंट हो। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं करते हो, दोनों फुलफिल नहीं करते हो, तो आप नॉन रेजिडेंट हो। दोनों में से एक भी फुलफिल करते हो, ये या ये, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर मैं आज इंडिया छोड़कर जा रहा हूं तो आज का दिन मैं इंडिया में काउंट करूं कि बाहर काउंट करूं? इंडिया में काउंट करूं। अगर 15 दिन बाद मैं इंडिया वापस आ रहा हूं तो जिस दिन मैं इंडिया वापस आ रहा हूं तो वो दिन मैं इंडिया में काउंट करूं कि बाहर काउंट करूं? इंडिया में काउंट करूं। ये गवर्नमेंट बोलती है जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जाते हो वो दिन भी मानने का कि इंडिया में हो, और जिस दिन वापस इंडिया में आते हो वो दोनों दिन माने जाएंगे कि आप इंडिया के अंदर ही हो। ये दोनों दिन आप मानोगे कि यू आर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। एक एक दिन की वजह से रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है, बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट,
एक बार बंदा रेजिडेंट बन गया ना, उसके बाद उसको एक और चीज बनाने की कोशिश करने का, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। अगर बंदा नॉन रेजिडेंट बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नॉन रेजिडेंट में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता है। रेजिडेंट में दो कैटेगरी है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बनने के लिए दो और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, पिछले 10 में से, पिछला मतलब करंट ईयर छोड़ के, पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट कैसे बनेगा? या तो ये फुलफिल कर ले, या तो ये फुलफिल कर ले, कुछ भी फुलफिल कर ले, रेजिडेंट बन जाएगा। तो पहला कंडीशन, ऑर्डिनरी बनने के 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में आपको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। 2 साल में, 10 में से सिर्फ 2 साल, बस 3 साल बनोगे तो सोने पे सुहागा, 4, 5, 6, 8, 9, 10 के 10 साल में रेजिडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 साल में रेजिडेंट बनना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, पिछले 7 साल में, पिछला 7 साल फिर से बोल रहा हूं तो करंट ईयर छोड़ के, पिछले 7 साल में आपको 730 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। 729 से काम नहीं चलेगा, 730 या उससे ज्यादा पिछले 7 साल में रहना पड़ेगा। अगर आप रहते हो तो आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो। अब दोनों फुलफिल करोगे तो ऑर्डिनरी हो जाओगे, दोनों में से एक भी वायलेट किया तो नॉट ऑर्डिनरी बन जाओगे। इज इट क्लियर? ये हमारा केस 1 खत्म हो गया, ठीक है। अब केस 2 में आते हैं हम लोग। केस 2 में क्या कवर्ड है पता है? कि जो इंडियन, केस 1 जो है ना वो सबके लिए एप्लीकेबल है, इंडियन सिटीजन के लिए भी, फॉरेन सिटीजन के लिए भी, सबके लिए। लेकिन केस 2 जो है ना ये वाला, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। और केस 3 जो है ना ये वाला, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो केस 2 है उसमें एक ही कैटेगरी का अससी है, वो है इंडियन सिटीजन। केस 3 है उसमें 2 कैटेगरी अससी है, वो है इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। चलो ठीक है। अब कौन से इंडियन सिटीजन के लिए? जो इंडिया के बाहर छोड़कर जा रहा है करंट ईयर में, करंट ईयर में देश छोड़ के जा रहा हूं, क्या पर्पस के लिए? घूमने के लिए? नहीं नहीं नहीं, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप में नौकरी करता हूं मैं, इसलिए इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। या मैं इंडिया के बाहर नौकरी के लिए जा रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए नहीं जा रहा हूं, घूमने के लिए नहीं जा रहा हूं, दोस्त से मिलने नहीं जा रहा हूं, मौज मस्ती करने नहीं जा रहा हूं। मैं अगर इंडियन सिटीजन हूं, कंडीशन नंबर 1, करंट ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, कंडीशन नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं बाहर, कंडीशन नंबर 3, या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए जा रहा हूं, तो फिर मेरे लिए सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। 60 + 365 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जहां इंडियन सिटीजन वर्ड आ जाता है और जहां वर्ड आ जाता है लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो समझ लेना ये केस 2 का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब केस 3 में कब आएंगे? केस 3 में यहां पर आते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। केस 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? केस 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडियन सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ऑलरेडी बाहर है। अच्छा, तो क्या करना है? ये इंडिया आ रहे हैं विजिट के लिए, विजिट के लिए आ रहे हैं। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया आ रहे हैं विजिट के लिए, सर इंडियन सिटीजन तो समझ में आता है जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, जो से इंडिया में पैदा हुआ एक्सेट्रा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? सुनो, एक बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बन सकता है? मैं कब बनूंगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अगर मैं अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, अनडिवाइडेड मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी 1947 के पहले, या मेरे मां बाप में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, या मेरे नाना नानी दादा दादी मतलब मेरे मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मेटरनल मतलब मेरे मां के मां बाप, पेटर्नल मतलब मेरे पिताजी के मां बाप, इन चारों में से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था तो मैं बन जाऊंगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर मुझे बनाना है तो मुझे अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होना चाहिए। अगर मैं नहीं पैदा हुआ तो मेरे मां बाप में से कोई या मेरे दादा दादी नाना नानी में से कोई एक, अगर इनमें से कोई भी अगर इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है तो मैं बन जाऊंगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सुनो, ये सेक्शन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी है। पिछला वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए था, ये वाला पॉइंट, बी वेरी केयरफुल। तो एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आ रहा है, क्या करने आ रहा है? विजिट के लिए आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है। अब अगर वो 120 दिन से कम आता है, आंख बंद करके बोलो उसको नॉन रेसिडेंट, आंख बंद करके। और अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए आता है, आंख बंद करके लिए बोलो उसको रेसिडेंट, आंख बंद करके रेसिडेंट बोलो। हां, लेकिन अब ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए आंख नहीं बंद करना, उसके लिए कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो ऊपर 2 फुलफिल करी थी। पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में रेसिडेंट, और पिछले 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर 120 दिन से कम आता है, आंख बंद करो बोलो नॉन रेसिडेंट। 182 182 या उससे आता है, आंख बंद करो बोलो रेसिडेंट। लेकिन फिर आंख खोलो और बोलो अभी ऑर्डिनरी है कि नहीं, उसके लिए आंख बंद नहीं कर सकते, उसके लिए देखना पड़ेगा। अब बीच का क्या बच गया? बीच का बच गया 120 दिन से लेकर 181 डेज के लिए आएगा तो क्या होगा? तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉन रेसिडेंट। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लेगा 2 तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर नहीं फुलफिल करेगा तो नॉन रेसिडेंट। तो सुन लो बराबर से, 120 दिन से कम आया तो एक ही पॉसिबिलिटी है, नॉन रेसिडेंट।
182 डेज के लिए या उससे ज्यादा है तो दो पॉसिबिलिटी है, रेजिडेंट तो पक्का है, अब ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। अब 120 से लेकर 181 के बीच में दो पॉसिबिलिटी है, या तो नॉट ऑर्डिनरी या तो नॉन रेजिडेंट। सर नॉट ऑर्डिनरी कब बनेगा? अगर 120 से 181 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन के लिए रह रहा है, प्लस इंडियन सोर्सेस से टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन सोर्सेस से, फॉरेन सोर्सेस की मुझे इनकम नहीं चाहिए, उसकी इंडिया की टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये बीच वाले केस में ना हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, ऑर्डिनरी बीच में आ नहीं सकता, ऑर्डिनरी के लिए इन लोगों को 182 डेज मिनिमम रहना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर ये तीन पॉसिबिलिटी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट परमानेंटली रहने नहीं आ रहा है, इस पे सब पे क्वेश्चंस कराया मैंने आपको क्लास में, परमानेंटली रहने नहीं आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है। 120 से कम आ रहा है नॉन रेजिडेंट, 182 या उससे आ रहा है रेजिडेंट तो पक्का है आंख बंद करके, लेकिन अब ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है वो चेक कर लो आप। 120 से 181 आ रहा है तो देखना पड़ेगा, अगर दो कंडीशन फुलफिल करता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर एक भी कंडीशन वायलेट करता है तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो चेक कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, डीम्ड रेसिडेंट का भी एक कॉन्सेप्ट डाल के रखा है गवर्नमेंट ने। क्या है डीम्ड रेसिडेंट? जैसे बहुत सारे इंडियन सिटीजन है, दुबई में जाके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब करते हैं, और इंडिया में एक दिन भी नहीं आते, और ना ही इंडिया में टैक्स देते, ना ही दुबई में टैक्स देते, यहां भी टैक्स नहीं देते, वहां भी टैक्स नहीं देते। यहां इसलिए टैक्स नहीं देते क्योंकि यहां आते ही नहीं है, रेसिडेंट ही नहीं है, और वहां इसलिए टैक्स नहीं देते क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर टैक्स लगता ही नहीं है इंडिविजुअल्स पे। देयरफॉर तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कंडीशन नंबर 1, और उसकी अगर इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मेरी इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और मैं किसी भी देश में लायबल टू टैक्स नहीं हूं, मैं कहीं भी टैक्स नहीं भरता हूं, ना बाहर भरता हूं ना इंडिया में भरता हूं, तो हम आपको बना देंगे डीम्ड रेसिडेंट। लेकिन यहां पर भी जो रेसिडेंट होगा वो नॉट ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी नहीं बनाएंगे। तो ये डीम्ड रेसिडेंट के अंदर 61A के अंदर भी नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको इंडियन सिटीजन वर्ड दिखता है, 15 लाख की बातें दिखती है, या अगर ऐसा वर्ड दिखता है, स्पेशली ये सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, ऐसे शब्द दिखते तो समझ लेना है डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। ये जैसे ही वर्ड दिखेगा ना, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो समझ लेना फिर वहां पर इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, टोटल इनकम की 15 लाख रुपए से ज्यादा की बातें भी होनी चाहिए, तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसमें से अगर कोई भी कंडीशन वायलेट किया तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग बैक टू ऊपर, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूं। ये जो इंडियन शिप में काम करते हैं ना, ये जो भी नौकरी करते हैं इंडियन शिप में, वो इंडिया छोड़कर जाते हैं, छोड़ के वापस आते, जाते आते, जाना आना आना जाना लगता रहता है। तो कैसे पता चलेगा वो कितने दिन इंडिया के बाहर है और कितने दिन इंडिया के अंदर है? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपने कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया होगा, एक लाइसेंस मिलता है उनको पानी में ट्रैवल करने के लिए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जिस दिन आप शिप में चढ़े उस दिन साइन इन किया होगा, और जिस दिन आप शिप छोड़ा, अपने वापस आने के बाद, आपकी जर्नी खत्म होने के बाद शिप छोड़ा, उस दिन साइन ऑफ किया होगा। तो जिस दिन से साइन इन किया से लेकर जब साइन ऑफ कर रहे हो, उतने पीरियड को आप मानोगे कि आप इंडिया में नहीं हो। मिसाल के तौर पर आप 12 जून में आप इंडिया में शिप पे चढ़े, तो वहां पर साइन इन हुआ, और 15 जुलाई को वापस आ गए तो कैप्टन ने साइन ऑफ कर दिया। तो कैप्टन साइन इन भी करता है, कैप्टन साइन ऑफ भी करता है। जैसे कंपनीज में नौकरी पे जाते तो लोग देते ना रोज अटेंडेंस, ये एक किस्म का अटेंडेंस है। तो 12 जून को अगर कैप्टन ने साइन इन किया, 15 जुलाई को कैप्टन ने बोला ठीक है मैं साइन ऑफ करता हूं, अब जाओ घर पे जाओ, छुट्टियां मनाओ, तो 12 जून से लेकर 15 जुलाई का पीरियड माना जाएगा कि आप इंडिया में नहीं हो। ठीक है, ये बोला गया यहां पर आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एक एचयूएफ इंडिया का रेजिडेंट कब बनेगा? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो होली इंडिया में है या तो पार्टली इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। होली इंडिया में है तो भी रेजिडेंट बनेगा, पार्टली इंडिया में है तो भी रेजिडेंट बनेगा। इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, साथ साथ में सर क्या एचयूएफ भी ऑर्डिनरी हो सकता है? यस, अगर कर्ता ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ ऑर्डिनरी, और अगर कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी। तो वो डिपेंड करता है कर्ता पिछले 10 में से 2 साल में रेजिडेंट था, पिछले 7 साल में 730 डेज था कि नहीं था, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट सर फर्म कब बनेगी रेजिडेंट? फर्म का क्राइटेरिया भी सेम है, ऊपर जैसा चेक कर लो। सिर्फ यहां पर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां तो फर्म रेजिडेंट बनेगी या तो फर्म नॉन रेजिडेंट बनेगी, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का चक्कर यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट, एक कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब बनेगी? देखो 2 किस्म की कंपनी होती है, एक तो जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती है जिसको आप बोलोगे इंडियन कंपनी, रिलायंस, टाटा,
अदानी या फिर इंफोसिस, ये सारी कंपनीज क्या है, इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर हुई है, तो इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट। अच्छा, जो कंपनी बाहर रजिस्टर हुई है वो भी रेजिडेंट हो सकती है, हाँ, अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। कंपनी तो यूके में रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, मैनेज इंडिया से होती है, तो वो कंपनी भी क्या बन सकती है, इंडिया की रेजिडेंट बन सकती है। ठीक है, इसके नीचे ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, जिसपे मैं बाद में बात करूंगा। जिन्होंने बैच कंप्लीट कर लिया उनको पता होगा, ये सब पे हमने एंड में जाके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। डोंट वरी अबाउट इट, जब वो चैप्टर का डिस्कशन आएगा तब मैं उस पर बात करूंगा। उसके लिए मेरे को सेक्शन 9 एक्सेट्रा ये सब खोलना पड़ेगा, जो अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये वापस से चार्ट भी डाला हूं मैंने पीछे अपनी बुक के अंदर, वापस से एक और चैप्टर के अंदर ये सेम चार्ट है, तो वहां पर मैं इसका रिवीजन भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हमारे आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज एग्जेम्प्ट इनकम। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखी है? सबसे पहले तो मैक्सिमम एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10 के अंदर डाल के रखी है गवर्नमेंट ने, सेक्शन 10 1 10 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक एक करके अभी सारी सेक्शन 10 की एग्जेम्प्ट इनकम पे हमको बात करना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट है, चलो ठीक है, एग्रीकल्चर से जो भी कमाओगे वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको आपके एचयूएफ से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, सपोज मैं किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हूं, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे फैमिली दे रही है, कहां पर, मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर, मैं तो मेंबर हूं, फैमिली बिजनेस से मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि एचयूएफ उस पर ऑलरेडी टैक्स भर देता है, इसलिए टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट आता है, एनपैट होता है, एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बांटा जाता है मेंबरों के बीच में, तो वो मेंबरों के बीच में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को क्या दे रही है, अपने पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रही है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप देखो, आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स तो पढ़ा ही है अपने अकाउंट्स के अंदर, तो कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है कि जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से पहले फर्म टैक्स देती है, फर्म के टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारे पार्टनर्स में बच जाता है, वो पार्टनर्स अपना एंजॉय करते हैं, तो वो उस पर थोड़ी गवर्नमेंट वापस से टैक्स लगा सकती है, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए जो फर्म से पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पर्सन के लिए है जो फेमा के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है, किसके हिसाब से, फेमा के हिसाब से जो नॉन रेसिडेंट है, और अगर उसको अपने एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जो बंदा फेमा के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है उसको अपने नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर, जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं उनको इंडिया के अंदर एनआरई अकाउंट खोलना पड़ता है, तो उसके अंदर उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, एग्जेम्प्ट, 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 चेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर कोई फिरंगी है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, यूएस का सिटीजन है, वो इंडिया में यूएस एम्बेसी में बैठता है, नौकरी करता है, तो यूएस की एम्बेसी है, इंडिया के अंदर बहुत सारी एम्बेसी है, तो अगर कोई फिरंगी, अगर यूएस एम्बेसी का आदमी यहां पर अपनी एम्बेसी में बैठ रहा है और उसको यूएस गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन दे रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। पहला कंडीशन कि वहां जो हमारे लोग बैठे हैं, यूएस में जो हमारे इंडियन सिटीजन बैठे हैं, उनको जो भारत सरकार रेम्यूनरेशन दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन दे रही है, पहले वो एग्जाम करवाना पड़ेगा आपको। अगर वहां एग्जामेशन दोगे तो आपके गोरों को यहां एग्जामेशन देंगे, अगर आप हमारे सावलों को वहां एग्जामेशन दोगे, हमारे सावलों को अगर वहां टैक्स लगा दोगे, सावले जैसे मेरे से एक सावले वहां बैठे रहेंगे, ठीक है, अगर वहां पर हमारे सावलों को टैक्स लगा दोगे तो हम यहां पर गोरों पे भी टैक्स लगा देंगे। सावलों को एग्जाम करो तो गोरों को एग्जाम करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, ये जो गोरा इंडिया में बैठकर नौकरी कर रहा है ना यूएस एम्बेसी के अंदर, उसका इंडिया में कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई और प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, कोई और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो वो गोरे का इंडिया के अंदर कोई और बिजनेस नहीं, कोई और प्रोफेशन नहीं, कोई और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल करता है, ये भी फुलफिल करता है, तो उस गोरे को जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है यूएस गवर्नमेंट से, वो इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स लगाएंगे। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर वायलेट किया तो फिर टैक्सेबल करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर सपोज यहां पर कोई है बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी क्या करिए, जैसे एप्पल जैसी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को, जो उस देश का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, एप्पल कंपनी बाहर की है, वहां पे नौकरी करने वाले भी ज्यादातर लोग वहां के, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे वहां के, इंडियंस भी हो सकते हैं वहां पर, लेकिन वो ये प्रोविजन सिर्फ जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसके लिए। तो अगर एप्पल में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, वो इंडियन सिटीजन नहीं, अब एप्पल उसको इंडिया भेजती है, ठीक है, कुछ रिसर्च करने, और उसको उस इंडिया के अंदर वो जितने दिन भी रहता है उसकी सैलरी उसको देना पड़ेगा, तो वो तो सर्विसेज इंडिया में रेंडर हो गई ना, तो फिर तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट है। तो एप्पल का कोई बंदा, कोई एम्प्लॉय अगर इंडिया आता है कुछ दिनों के लिए और उसके लिए वो सैलरी कमाता है, इंडिया में सर्विसेज देकर सैलरी कमा रहा है, वो एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। पहला, एप्पल का इंडिया में कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए,
एप्पल का इंडिया में कोई ऑलरेडी बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो लोग इंडिया के अंदर सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने आ रहे हैं, मार्केट का पता लगाने आ रहे हैं कि इंडिया अच्छा मार्केट है कि नहीं। दूसरा, वो एम्प्लॉय इंडिया के अंदर 90 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो 22-23 हमारा प्रीवियस ईयर है, 22-23 में वो 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा, एप्पल को उस रेम्यूनरेशन का किसी भी इनकम टैक्स के कानून के अंदर डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट शायद इतने अच्छे से आपको अभी नहीं समझ आएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि डिडक्शंस एक्सेट्रा क्या होता है। हाँ, लेकिन आपने पूरा सिलेबस अगर पहले पढ़ लिया है मुझसे और अगर फिर रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि डिडक्शंस क्या होता है। तो 3 कंडीशन में बताता हूं। एप्पल बाहर की कंपनी है, फॉरेन एंटरप्राइज है, उसका एक एम्प्लॉय है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो इंडिया आ रहा है सर्विसेज रेंडर करने, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन एप्पल दे रहा है एग्जाम। पहला कंडीशन, एप्पल का इंडिया में ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए कोई भी। दूसरा, वो एम्प्लॉय इंडिया में 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, एप्पल को ये खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सिमिलरली, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी कोई फॉरेन शिप है, उसके एम्प्लॉयज इंडिया आते हैं, ऑब्वियसली ना बाहर की शिप्स है तो वो यहां पर आएगी, थोड़े दिन इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स पे रहेगी, तो उनको भी सैलरी मिलेगी, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन फिर से यहां पर क्राइटेरिया है कि उनका टोटल स्टे इंडिया के अंदर 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही क्राइटेरिया है। अगर कोई बाहर के शिप वाले वो इंडिया में आ रहे हैं, उनके एम्प्लॉय भी यहां पर रह रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, 90 डेज से ज्यादा टोटल इंडिया में नहीं रहने का, अगर रहेंगे तो फिर इंडिया में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। जो भी सैलरी आपकी कंपनी आपको दे रही है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स ले लेगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए ये बना है सिर्फ और सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। सपोज बाहर एक नॉन रेसिडेंट है और एक फॉरेन कंपनी, और इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर आती है? ये एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, ये रॉ के साथ काम करती है, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो बाहर के अगर नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इनको कुछ सर्विस देते हैं, किसको सर्विस देते हैं? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देते हैं, और ये बदले में उनको रॉयल्टी देते हैं, टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने उनसे सर्विस ली है तो इनको रॉयल्टी देना पड़ेगा, टेक्निकल सर्विस देना पड़ेगा। तो वो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी के हाथ में वो क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, भोपाल गैस विक्टिम को अगर कोई भी पैसा अगर कहीं से मिलता है, कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की तरफ से अगर कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है किसी डिजास्टर के वजह से, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई राइट्स हो गया, कोई भी चीज की वजह से अगर कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। सुकन्या समृद्धि स्कीम से पैसा जो मिलेगा, ये क्या होता है? ये गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा जमा करता है इंसान। सपोज मेरी बेटी है तो मैंने उसके लिए एक अकाउंट खोला है, सुकन्या समृद्धि स्कीम, उसके अंदर हर महीने में कुछ पैसा डिपॉजिट करते रहता हूं, ताकि वो 15-20 साल की हो जाएगी तो मुझे एक अच्छा अमाउंट मिले, तो मैं उसकी पढ़ाई, शादी एक्सेट्रा उसके लिए, फ्यूचर के लिए मैं खर्चा कर सकता हूं, ठीक है। तो ये पैसा जो भी मिलेगा सब एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। अब उसके अंदर आपको जब मिलेगा तो 2 चीज मिलेगी, एक तो जो आपने जमा किया है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ में ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, दोनों के दोनों पे टैक्स नहीं लगेगा, दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट है, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है एजुकेशन के लिए, आपको हायर से एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कोई एनजीओ स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई ट्रस्ट स्कॉलरशिप दे रहा है, वो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर एमपीज और एमएलएस को डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिल रहा है, सैलरी नहीं, सैलरी उनकी टैक्सेबल है, लेकिन डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस अगर एमपीज और एमएलएस को मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सरकार से, गवर्नमेंट से आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, जैसे कोई भारत रत्न मिल रहा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एक्सेट्रा, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड अगर गवर्नमेंट से आपको मिल रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर आपने कोई आर्मी वार्मी, नेवी वेवी ये सब जगह पे काम किया है और आपको परमवीर चक्र मिला है, या महावीर चक्र अवार्ड मिला है, या वीर चक्र अवार्ड मिला है, या ऐसा कोई और गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है बहादुरी करने वाला अवार्ड, कोई बहादुरी दिखाई और सरकार ने आपको कोई अवार्ड दे दिया, तो ऐसे अवार्ड मिलने वालों को अगर पेंशन मिलती है, सुन लो, ऐसे अवार्ड तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, यहां पर साफ साफ बोला है अवार्ड तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जिन भी सैनिकों को, जिनको ये अवार्ड मिला है, उनको जो पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट है। तो मतलब जिन सैनिकों को ये अवार्ड नहीं मिला है उनकी पेंशन एग्जाम नहीं है, नहीं, उनकी पेंशन टैक्सेबल है, उनकी पेंशन को गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं किया है। बी वेरी केयरफुल, जिनको ये अवार्ड मिला है, उनको पेंशन मिला है, उनकी एग्जाम्ट है, जिनको ये अवार्ड नहीं मिला है, उनको पेंशन मिल रहा है, उनकी पेंशन भी टैक्सेबल कर देगी गवर्नमेंट। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हो तो आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किस चीज पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा? अगर सिक्किम से पैसा कमाते हो, तो सिक्किम में बिजनेस करते हो, सिक्किम में प्रोफेशन करते हो, सिक्किम में प्रॉपर्टी है, सिक्किम में कैपिटल गेन्स आ रहा है, सिक्किम में आप नौकरी करते हो, तो माफ है।
दिल्ली में आके करोगे तो माफ नहीं है, दिल्ली में आके करोगे तो सब टैक्सेबल है। लेकिन एक चीज तो पूरे देश में माफ है सिक्किम वालों के लिए, अगर डिविडेंड कमाते हो तो हमेशा माफ है, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो हमेशा हमेशा माफ है। बाकी सबके लिए सिर्फ सिक्किम से आना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, सिक्किम से आएगा तो भी चलेगा, सिक्किम के बाहर की कंपनी है तो भी माफ है, सिक्किम की कंपनी है तो भी माफ है। पॉइंट नंबर बी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिक्किम से ही कमाना चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 अप्रैल 2008 के बाद गवर्नमेंट ने बोला है अगर कोई सिक्किमिस वुमेन नॉन सिक्किमिस इंसान से शादी कर लेगी तो उस वुमेन को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक लेडी है, 1 अप्रैल 2008 के बाद ये कानून आया, उसके पहले ये कानून नहीं था। 1 अप्रैल 2008 के बाद अगर एक सिक्किमिस वुमेन एक दिल्ली वाले के साथ शादी कर लेती है तो उस सिक्किमिस वुमेन को भी गवर्नमेंट ने बोला हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखो 30-35 मिनट के अंदर 3 टॉपिक मैंने आसानी से कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म कर दिया। आपका काम क्या है, इन रिवीजन वीडियोस को कंसिस्टेंटली देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, ठीक है, बस। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके पास बुक है ही, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप बुक खरीद लो, दूसरा ऑप्शन अगर आपको नहीं खरीदना है, चलो आपको शायद आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, शायद उतनी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सॉफ्ट कॉपी भी फ्री में अवेलेबल करवा दी है। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहां से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देख लो एक बार, ये तो पॉज करके यहां तक एक बार खुद से रिवाइज कर लो, देखो कितना फटाफट होगा। अभी ऐसे पूरा सिलेबस में रिवाइज करा दूंगा आपको, पूरा सिलेबस बारीकी से, एक एक चीज आपको याद होगी जो आपने क्लास में पढ़ा था। और हम लोग ने कैसे पढ़ा इनकम टैक्स, क्या रट के पढ़ा है? नहीं, लॉजिकली पढ़ा है, हर एक पॉइंट को लॉजिकली पढ़ा है, मजा आ जाता है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता होगा कि इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 हेड्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस और प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन्स, फिर अदर सोर्स, ठीक है। आज हम इंटरेस्टेड है किसमें, हाउस प्रॉपर्टी के डिस्कशन में। हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स के अंदर कब चार्जेबल होगी, कब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप आओगे, उसके बाद उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसमें आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब चीजों पे हम लोग एक एक करके आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्जिंग सेक्शन, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब आओगे। आपको किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर आने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करने हैं। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आना है तो आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना है। पहले, आपके पास एक बिल्डिंग या उससे लगी हुई लैंड होनी चाहिए। सर सिर्फ बिल्डिंग चलेगी, चल जाएगी। सर बिल्डिंग और उससे लगी हुई लैंड चलेगी, चल जाएगी। सर सिर्फ लैंड चलेगी, सिर्फ लैंड होगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो ये पहली चीज दिमाग में रखना, आपके पास या तो सिर्फ एक बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग के साथ लगी हुई एक लैंड होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट लैंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। सेकेंड कंडीशन, आपको उस बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयरटू का क्या होना चाहिए, ओनर बनना पड़ेगा, मालिक बनना पड़ेगा। आप मालिक हो तो आप पे टैक्स लगाएंगे ना, नहीं तो आप पे कैसे टैक्स लगाएंगे। और तीसरा, वो बिल्डिंग आप किसी और दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के लिए वो यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप आ जाओगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर। अब उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन करना होगा। 3 क्लासिफिकेशन में प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। पहला, एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी, जो आप एक्चुअल में लेट आउट करते हो, ठीक है, जिससे आपको एक्चुअल में रेंट आता है। एसओपी, जिसको आप क्या बोलते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप रहते हो। और तीसरा डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट क्या होता है, अब ये कॉन्सेप्ट तीनों इकट्ठा ही समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, हम मैक्सिमम 2 एसओपी कंसिडर करते हैं, 2 से ज्यादा हम एसओपी नहीं मानते। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 10 घर है, ठीक है, और मैं बोलता हूं मैं 10 के 10 में रहता हूं, 10 के 10 में रहता हूं, मैं ये बोल रहा हूं, एक दिल्ली में फार्म हाउस है, एक पंजाब में, एक हरियाणा में, एक लोनावला में, एक मुंबई में है, हर जगह पे मेरे पास 10 घर है, और मैं ये कहता हूं कि मैं 10 के 10 में रहता हूं। गवर्नमेंट बोलती है हम नहीं मानते, बोलती है हम सिर्फ 2 ही एसओपी मानते हैं, बाकी 8 जो आप बोलते हो ना रहते हो, हम उसको मानते हैं डीम टू बी लेट आउट, और उस पर नोशनल रेंट कंप्यूट करके हम आपसे टैक्स लेंगे। हम नहीं मानते उसको लेट आउट, हम उसको डीम टू बी लेट आउट मानते हैं, और डीम टू बी लेट आउट बोल देंगे तो खत्म हो गई बात, उस पर टैक्स लगा देंगे। तो 2 मैक्सिमम गवर्नमेंट एसओपी मानती है, 2 के ऊपर 2 एसओपी मैक्सिमम, 2 के ऊपर या तो एक्चुअल लेट आउट या डीम लेट आउट। अगर एक्चुअल में लेट आउट किया, रेंट कमाया तो फिर एलओपी, और अगर रेंट नहीं कमाया तो डीएलओपी। तो ये चीज आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी चाहिए। मैं फिर से और 2-3 एग्जाम्पल, मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें से मैं 4 में रहता हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। गवर्नमेंट नहीं मानती है 4, गवर्नमेंट बोलती है 2, कोई भी डिक्लेयर करो, आप कोई भी 2 डिक्लेयर करो, इसको आप एसओपी कर सकते हो, बाकी को आपको एलओपी या डीएलओपी घोषित करना ही पड़ेगा।
तो टोटल 10 में से अगर मैं 4 प्रॉपर्टी है उसमें से मैं रहता हूं और 6 प्रॉपर्टी में लेट आउट करता हूं, तो अभी इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? 10 प्रॉपर्टी, 4 में मैं रहता हूं, 6 लेट आउट करता हूं। जो 6 लेट आउट कर दिया वो एलओपी, जो 4 रहते हो उसमें से 2 एसओपी और 2 को आपको डीएलओपी घोषित करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई और। ठीक है, अब लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कैसा होता है? सिंपल कंप्यूटेशन है, आप सभी को कंप्यूटेशन स्टेटमेंट तो याद ही होगा। पहले जीएबी लेना है, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड निकालना है, तो एनएवी आएगा। उसके बाद में एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको, और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है। अब इन सब चीजों पे अपने को बात करना पड़ेगा। उस पे जो एसओपी होता है उसमें ये सब चीज तो होती नहीं है, डायरेक्टली इंटरेस्ट से ही शुरू होता है। बाकी ये सब कुछ तो एसओपी होता ही नहीं है, डायरेक्ट इंटरेस्ट से। तो हर एक चीज पे कैलकुलेशन पे अभी हमको बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलओपी की बात करते हैं। एलओपी में हम लोग को जीएवी कैसे निकालना है? जीएवी का एक फॉर्मेट है जो हमने शॉर्टकट देखा है, एमएफसी। एमएफसी मतलब क्या है सर? एमएफसी से आपको याद रह जाएगा, बस ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं है। एम स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल वैल्यू। पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, एम और एफ विच एवर इज हायर, वो निकालो, वो आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? जो म्युनिसिपालिटी वाले डिक्लेयर करते हैं, लोकल अथॉरिटी वाले, वो म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट क्या है? फेयर रेंट मतलब जो मार्केट का नॉर्मल रेंट है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना रेंट होना चाहिए, वो फेयर रेंट है। तो म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। आंसर आ गया वो पॉइंट नंबर 3। अब एम एफ के बाद एस आया, सी, सी मतलब एस। सी के अंदर एस में क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। अब ये और ये जो भी आया, विच एवर इज लोअर, वो बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, दोनों में से जो भी लोअर है। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? एक रेंट कंट्रोल एक्ट करके एक एक्ट है, उस इसके हिसाब से कितना रेंट है बताओ। तो म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपालिटी के हिसाब से, फेयर रेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। ये सब करने पे आपको क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। तो कैसे आएगा? एम और एफ विच एवर इज हायर, जो भी आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, फिर दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, उस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए। पहले हायर फिर लोअर फिर हायर। ठीक है, अब हायर कैसे? एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट से, और फिर जो भी हायर है वो आपका बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको यहां पर करके बता देता हूं। ठीक है, तो पहले एम एफ, शॉर्टकट्स याद रखो, एम एफ विच एवर इज हायर, आंसर आ गया। फिर दिस एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक और आंसर आ गया। फिर दिस एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा सर, एक्चुअल रेंट में क्या लेने का? देखो, अब एक्चुअल रेंट के अंदर दो चीज लेने का, जो रेंट मिला है वो भी लेने का, और जो रेंट रिसीवेबल है वो भी लेने का। एक्चुअल रेंट में दोनों आ जाएगा, रेंट मिला है वो भी लेने का, जो रेंट रिसीवेबल है। सपोज अगर आपने 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट किया, अब सामने वाले ने आपको 9 महीने का रेंट तो पे कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया, 3 महीने का रेंट रिसीवेबल है, तो वो भी लेने का। वो 3 महीने का रेंट भी एक्चुअल रेंट में आएगा। हाँ, लेकिन उसमें से अगर कोई रेंट अनरियलाइज्ड हो जाता है, अनरियलाइज्ड मतलब बैड डेट्स, और आपने उसके अंदर रूल 4 में जो कंडीशंस बोले गए वो फुलफिल किए। क्या कंडीशंस बोले गए? थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। यहां पर देखो, अनरियलाइज्ड रेंट आप क्या कर सकते हो? कैन बी रिड्यूस फ्रॉम एक्चुअल रेंट। आप अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट से रिड्यूस कर सकते हो अगर आप ये सारे कंडीशंस फुलफिल करोगे। जैसे आपका जो टेनेंसी है, मतलब आपका जो अग्रीमेंट है वो बोनाफाइड होना चाहिए, आपने टेनेंट को धक्के मार के निकाल देना चाहिए, आप अपनी दूसरी कोई प्रॉपर्टी में टेनेंट को नहीं रखोगे, आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग मतलब कानूनी तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हो, उसके ऊपर केस वेस कर रहे हो। अगर ये सब कर रहे हो तो अनरियलाइज रेंट उतना आप क्या कर सकते हो? आपके एक्चुअल रेंट से माइनस करोगे। तो सुन लो, एक्चुअल में आएगा तो पूरे साल का रेंट जो मिला है वो भी आएगा, और रेंट जो मिलने वाला है वो भी आएगा। लेकिन रेंट जो मिलने वाला है उसमें से अगर कोई अनरियलाइज्ड हुआ, मतलब बैड डेट से, ऐसा होता है ना, अभी हमने आपको एडमिशन दिया, कुछ बच्चे पैसे दे चुके हैं, कुछ बच्चे पैसे देने वाले हैं। जो देने वाले हैं जरूरी नहीं है वो बैड डेट्स ही है, उसमें से कुछ बैड डेट्स हो सकता है, वो माइनस कर देना है सब्जेक्ट टू वो 4 कंडीशंस। ठीक है, तो आपको आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट। अब यहां पर ना जो आपका जीएवी निकालने का तरीका है ना, उसके अंदर 2 और चीजें भी है, वो भी मैं अभी बोल देता हूं। मैंने उस पर आपको क्लास में पूरा का पूरा नोट भी लिखाया था। देखो, 2 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों ने जीएवी निकाला था। पहला स्पेशल सर्कमस्टेंस क्या था? आपने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट किया है, और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आपकी प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड है, मतलब खाली पड़ी है। खाली पड़ी का मतलब क्या? उसमें आप रहते भी नहीं हो, एसओपी के तौर पे नहीं है, खाली पड़ी है। खाली, अनऑक्यूपाइड अलग चीज होती है और एसओपी अलग चीज होती है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है, से 10 महीने के लिए लेट आउट है,
और 2 महीने के लिए अनऑक्यूपाइड है। तब आपको थोड़ा सा चालाकी से काम करना है, बी वेरी केयरफुल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुनिसिपल वैल्यू है जैसे है वैसे लिख दो, पूरे साल का, पूरे साल का। प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए लेट आउट है, 2 महीने के लिए खाली पड़ी है, खाली 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 अनऑक्यूपाइड। मुनिसिपल वैल्यू पूरे साल का लिख दो, फेयर रेंट पूरे साल का लिख दो। स्टेप नंबर 3 तक आओगे, पूरे साल का डेटा आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का लिख दो, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का आ गया, यहां तक पर एनम डेटा लिख दो। अब जब आप एक्चुअल रेंट पे आओगे ना, तो यहां पर आपको सेम रेंट तो 10 महीने का ही मिला है, 2 महीने का रेंट तो मिल ही नहीं सकता है क्योंकि अनऑक्यूपाइड है, घर ही खाली है। तो 10 महीने का आप रेंट लिखोगे प्लस 2 महीने का आप क्या करोगे, नोशनल रेंट ऐड करोगे। याद आ रहा है आपको? क्यों? सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए, कंपैरिजन पर्पस के लिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत बारीकी से सुनना। सपोज आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख रुपया है और आपका एक्चुअल रेंट 1.8 लाख है, और 2 महीने का और रेंट ऐड कर दूं तो 40,000 रुपया और है, ठीक है, 40,000 रुपया और है, तो टोटल आ जाता है 2.2 लाख। सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए पता लगाना है कौन सा हायर है। तो कंपेयर, ये नोशनल रेंट है, एक्चुअली में 10 महीने का रेंट 1.8 लाख है, फिर 2 महीने का और रेंट 40,000 रुपया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए आपको ये ऐड करना है और फिर देखना है दोनों में से हायर क्या है। दोनों में से हायर क्या है? ये हायर है दोनों में से। तो उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट ही जीएवी लेना पड़ेगा, लेकिन जब लेते समय आप 1.8 लाख ही लोगे, पूरा 2.2 लाख नहीं लोगे। ये जो 40,000 आप ऐड कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए, जाकर चेक करना। मैंने क्लास में आपको इस पे डिटेल नोट भी लिखवाया है और इस पे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस भी करवाया, चेक कर लेना, ठीक है। ये कब करना है आपको? जब आपकी प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आपकी प्रॉपर्टी है अनऑक्यूपाइड, खाली पड़ी है। अब एक दूसरा जीएवी का केस है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, 10 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट है और बचे हुए 2 महीने के लिए उसमें जाके आप रह रहे हो। जब आप उसमें रह रहे हो ना, तब आपको ये नोशनल रेंट वेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तब आप डायरेक्टली 1.8 लाख को 2 लाख से कंपेयर करो, देखो विच एवर इज हायर, ठीक है। तो ये 2 केस मैंने आपको जीएवी में कराए थे, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अब जीएवी में से आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, हां, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलेगा? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सबसे पहले तो वो पेड होना चाहिए, अगर वो पेड नहीं है तो नहीं मिलेगा, एक्चुअली पेड होना चाहिए। दूसरा, आप खुद पे करना चाहिए, टेनेंट पे करेगा तो आपको नहीं मिलेगा, ओनर को पे करना पड़ेगा। पहली चीज आपको म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा, दूसरी चीज टेनेंट को नहीं, ओनर को पे करना पड़ेगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा। तीसरी, अगर प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है और वहां भी म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो आप, उसका भी डिडक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही था। फॉरेन में प्रॉपर्टी, उसका म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो, उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके बाद आपको मिलता है। सबसे पहले जीएवी कैसे निकालने का मैंने आपको बता दिया, माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। अब आपको आ गया एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। क्यों मिलता है? आप प्रॉपर्टी में रिपेयर करते हो, प्रॉपर्टी डेप्रीशिएट होती है, उसमें सिक्योरिटी रखते हो, उसमें वाटर चार्जेस है, कलेक्शन चार्जेस है, डेप्रीसिएशन है, इंश्योरेंस है, वाटर एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, वो एक्सपेंस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब वो सब खर्चे का इंडिविजुअल डिडक्शन गवर्नमेंट आपको नहीं देती है, आप इकट्ठा डिडक्शन दे देती है, बोलती है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और निकलो यहां से, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक आखिरी डिडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, जिसपे मैक्सिमम पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा। देखो, जो एलओपी और डीएलओपी है ना, उसमें आंख बंद करके फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो। रिपेयर के लिए ले रहे हो तो भी फुल, परचेज के लिए ले रहे हो तो भी फुल, कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो भी फुल, 1/4/1999 के पहले ले रहे हो तो भी फुल, उसके बाद ले रहे हो तो भी फुल, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एलओपी और डीएलओपी में पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं हो, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन एसओपी में तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है। अब उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में 30,000 भी है। अब मैं वो आपको बताता हूं कौन से केस में 2 लाख, कौन से केस में 30,000। एसओपी के अंदर बहुत नाटक है, और वो भी दोनों घर मिला के। अगर आपके पास दो एसओपी रख सकते हो ना, 2 एसओपी का मिलाकर 2 लाख होएगा। अगर आपके पास 2 घर है तो ऐसा नहीं है पहले घर का 2 लाख, दूसरे घर का 2 लाख, ऐसा नहीं है। एलओपी में तो जितने घर है सब घर का पूरा डिडक्शन मिलेगा। डीएलओपी में जितने घर है सब घर का पूरा इंटरेस्ट, 99 के पहले वाले का भी पूरा, 99 के बाद वाले का भी पूरा, परचेस किया तो भी पूरा, कंस्ट्रक्शन किया तो भी पूरा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो भी पूरा, ठीक है। हर केस में आपको पूरा डिडक्शन मिलने वाला है। हाँ, लेकिन एसओपी के अंदर सबसे पहले देखते 2 लाख रुपया कब मिलेगा, ठीक है। 2 लाख रुपए अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो 3 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले, घर आप जो लोन ले रहे हो वो प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले रहे हो तो ही मिलेगा 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका मतलब अगर आप रिपेयर के लिए ले रहे हो, किसके लिए? लोन रिपेयर के लिए ले रहे हो तो 30,000,
प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहिए आपको, तो आपको 2 लाख। दूसरा कंडीशन, 3 कंडीशन, लोन 1/4/1999 के पहले बाद लोगे तो ही मिलेगा। इसका मतलब अगर बिफोर 1/4/1999 लिया तो 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तीसरा, आप जो लोन ले रहे हो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वाज ऑब्टेन्ड। तो सपोज अगर लोन अगर मैंने 22-23 में लिया है तो 22-23 से एंड से 5 साल, मतलब 22-23 से एंड से 5 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2028, 2028, तब तक आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब 2 लाख कब है, मैं अभी फाइनली बोल देता हूं। 2 लाख का डिडक्शन चाहिए, हाँ चाहिए। लोन सबसे पहले आपको परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना होगा, ये एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। दूसरा, लोन 1999 या उसके बाद लेना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 30,000 कब होगा? रिपेयर के लिए तो हमेशा 30,000, ठीक है, रिपेयर के लिए हमेशा 30,000। दूसरा, अगर लोन 1999 के पहले लिया है, बिफोर 1999 लिया है और परचेज और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, तो भी 30,000। लोन 1999 के पहले लिया और परचेज और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो भी 30,000 ही माना जाएगा, और अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं किया तो भी आपको 30,000 रुपए का ही डिडक्शन मिलेगा। ये 3 केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। पूरा खेल जो है ना आपका हाउस प्रॉपर्टी का, वो लोन के डिडक्शन पे ही टिका हुआ है, पूरा का पूरा खेल। तो ये लोन के इंटरेस्ट को, वो भी एसओपी वाला, एलओपी में कुछ नहीं है, एलओपी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितना इंटरेस्ट है पूरा डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसओपी के इंटरेस्ट के ऊपर पूरा खेल टिका हुआ है। फिर से एक बार बोलूंगा कि 2 लाख कब मिलेगा एसओपी में? क्या 2 लाख दोनों घर के लिए 2-2 लाख 4 लाख मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, दोनों का मिलाकर 2 लाख है। पहले सब टोटल कर लो और उसके बाद मैक्सिमम 2 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर लो, ठीक है। तो 2 लाख से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता यहां पर, और यहां पर दोनों मिलाकर 2 लाख है। सपोज एक प्रॉपर्टी यहां आती है, एक प्रॉपर्टी यहां आती है, तो 2,30,000 हो जाएगा। 2,30,000 नहीं, दोनों मिलाकर 2 लाख मिलेगा भाई। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी ये वाले तीनों कंडीशन फुलफिल करती है, उसमें 2 लाख मिल जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये वाले कंडीशन फुलफिल करती है, उसमें 30,000। नहीं नहीं नहीं, तो आपको दोनों मिलाकर 2 लाख प्लस 30,000 मिलाकर 2 लाख मिलने वाला है। ये और ये मिलाकर भी 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या कैसे इंटरेस्ट का रिडक्शन 2 लाख कैसे मिलेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पर आपको देखना पड़ेगा। जैसे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको सिर्फ पेमेंट बेसिस पर मिलता है, पे करोगे तो मिलेगा, पे नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वैसे इंटरेस्ट के लिए वैसा नहीं है, इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पर भी मिलता है, पेमेंट बेसिस पर भी मिलता है, दोनों बेसिस पर मिलता है। तो म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ पे करोगे तो ही मिलेगा, अक्रूवल पे नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट पे करोगे तो भी मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पर भी मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर अनपेड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, बैंक ने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा दिया क्योंकि आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, तो बैंक ने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दिया, उसका डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देती है, नहीं देती है, नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोन को लेने के लिए कोई ब्रोकरेज देते हो, कोई कमीशन देते हो, उसका डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देती है, नहीं देती है, नहीं देती है। लोन को लेने के लिए कोई ब्रोकरेज दे रहे हो, कोई कमीशन दे रहे हो, उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पुराने हाउस प्रॉपर्टी के लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेते हो, पुराने हाउस प्रॉपर्टी के लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेते हो, तो उस नए लोन पे जो इंटरेस्ट आता है उसका डिडक्शन गवर्नमेंट देती है आपको इसमें। और पॉइंट नंबर 2 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पुराने लोन को चुकाने के लिए अगर नया लोन लेता हूं, उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है नए वाले लोन पे, वो डिडक्शन मिल जाएगा, चेक करो। एंड लास्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपको 5 साल में गवर्नमेंट अलाउ करेगी फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे काउंट करने का, उस पर प्रॉपर एग्जाम्पल लिखवाया हूं। जैसे अगर मेरी प्रॉपर्टी का लोन कब लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1/4/2015 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ऑन 31 अक्टूबर 2018, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा माना जाएगा? क्या 31 अक्टूबर 2018 तक प्री कंस्ट्रक्शन माना जाएगा? नहीं, 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2018 का पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, और 1 अप्रैल 2018 से जो पीरियड है वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पिछले साल के आखिरी दिन तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, हमेशा याद रखना। अगर कंस्ट्रक्शन 31 अक्टूबर 2018 को खत्म हुआ तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 अक्टूबर 2018 तक नहीं है, वो 31 मार्च 2018 तक है, पिछले साल के आखिरी दिन तक। और जैसे ही वो पीरियड आता है तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको डिवाइड बाय 5 करो, और फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेरे एग्जांपल में 2018 में कंप्लीशन हुआ है, 18-19 से आपको 5 साल उसका डिडक्शन इक्वली मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद 18-19 में कुछ और भी इंटरेस्ट पे किया होगा क्योंकि लोन थोड़ी खत्म हुआ है, वो भी मिलेगा। ये मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, प्लस करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो जो पे कर रहे हो या अक्रू हो रहा है वो तो आपको मिलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर आपको अनरियलाइज रेंट पहले जो आपने एक्चुअल रेंट से माइनस किया था, अगर वो रिकवर हो जाता है या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर हो जाता है। अरियर्स क्या होता है? कोई रेंट डिबेट में था, डिस्प्यूट में था, कोर्ट में केस चल रहा था, अब आप जीत गए, अब आपको कोर्ट बोल रहा है कि रेंट मिलेगा आपको, तो आपको मिल गया। तो ये दोनों केस में जब भी आपको मिलेगा, जिस साल में भी रिसीव होगा उस साल में उस पर आपको टैक्स भरना है, और उस पर टैक्स भरते समय आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा उसमें से। तो अनरियलाइज रेंट जब भी रिकवर होगा या अरियर्स ऑफ रेंट जब भी रिकवर होगा, उस पे आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और आपको टैक्स भरना है। सर अगर ये 4 साल बाद मिलता है और 4 साल बाद मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं रहता हूं, तब भी मेरे हाथ में टैक्स सेबल होगा? यस। आपको जब अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है तो यह देखना जरूरी नहीं है कि आप उस साल में उस पर्टिकुलर रेंट के ओनर, उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो। ओनर हो तो भी टैक्स लगेगा, ओनर नहीं हो तो भी टैक्स लगेगा। इस पे भी मैंने आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। स्पेशल केसेस, डिस्प्यूटेड ओनरशिप के केस में क्या होगा? दो भाई के बीच में लड़ाई चल रही है, प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अब डिसीजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगी कि भाई किसके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज करना है। ठीक है, हो सकता है बाप दादा ने प्रॉपर्टी छोड़ के गई, भाई और भाई लड़ रहे आपस में कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, केस चल रहा है कोर्ट में, डिस्प्यूटेड मैटर है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई हम बताएंगे कौन किसका ओनर है और कौन किसका ओनर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्पोजिट रेंट के केस में क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अगर आपको क्या दे दिया, अपना घर, साथ साथ में मैंने आपको दे दिया फ्रिज भी दे दिया, एसी भी दे दिया, सोफा भी दे दिया, टीवी भी दे दिया, सब दे दिया, तो अब आपसे मैं रेंट तो दोनों के लिए लूंगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ घर के लिए रेंट लूंगा। तो उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इसको सेपरेट कर सकते हो कि प्रॉपर्टी के लिए कितना है और फैसिलिटीज के लिए कितना है, तो फिर आपको दो अलग हेड ऑफ इनकम में टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको अपना घर दे दिया, ठीक है, और साथ साथ में मैंने सोफा वोफा टीवी भी ये सब भी दे दिया, मैं फर्निश्ड घर है, और मैंने बोला आप 25,000 रुपया रेंट घर के लिए दे दो और 5,000 रुपया आप सोफा वोफा के लिए दे दो, सेपरेबल है। तो जितना घर के लिए दे रहा हूं वो हाउस प्रॉपर्टी, और जितना अदर एसेट्स के लिए दे रहा हूं वो या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या आईएफओएस में चला जाएगा। तो अगर ब्रेकअप है आपके पास कि कितना घर के लिए रेंट है और कितना फैसिलिटीज के लिए, तो घर वाला रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और जो फैसिलिटीज वाला रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी तरीके से अगर ये इनसेपरेबल है, पता ही नहीं चल रहा है कितना घर के लिए कितना फैसिलिटीज के लिए, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में बताओ, फिर या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चेक कर लो। चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट के को ओनरशिप के अंदर क्या होगा। सपोज एक प्रॉपर्टी मेरी भी है और मेरी बीवी की भी है, दोनों की है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले उसमें पता लगाना पड़ेगा क्या आपको शेयर पता है क्या। अगर शेयर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर शेयर नहीं पता है तो दिक्कत है। अगर शेयर पता है तो दोनों के हाथ में इंडिविजुअली जितना टैक्स लगना है लगेगा। सपोज मेरी और मेरी बीवी की प्रॉपर्टी है और हम लोग उससे रेंट कमाते हैं और हमको शेयर पता है 50% मेरा 50% उसका, तो 50% पे वो टैक्स भरेगी, 50% पे मैं टैक्स भरूंगा। लेकिन अगर शेयर नहीं पता है तो फिर ये इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स नहीं होगा, फिर वो एओपी बीओआई की तरह टैक्स होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की तरह टैक्स होगा। फिर वो हम दोनों के हाथ में टैक्स नहीं होगा, एक एओपी माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एक एओपी की है और फिर उसके बिहाफ पे हम दोनों को टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वाला चीज तो सीए फाइनल में आपके है नहीं, एओपी का डिस्कशन, ये वाला आपके सीए इंटर में, फाइनल नहीं, ये वाला चीज तो आपके सीए फाइनल में आने वाला है, सीए इंटर में नहीं है। ये वाला पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो आपके सीए इंटर में, तो उस पर बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी है उसमें मैं भी ओनर हूं, मेरी बीवी भी ओनर है, हमको शेयर पता है 50 उसका 50 मेरा, तो आधा आधा करो, पहले प्रॉपर्टी का टैक्स कंप्यूट कर लो, सबसे पहले इनकम कंप्यूट कर लो, फिर हाफ हाफ कर लो। अब जरूरी नहीं हमेशा हाफ हाफ ही हो, 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 20-80 भी, जो भी रेशियो है उसमें डिवाइड कर लो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज को ओनर होने का क्या है पता है। अगर हम लोग को ओनर होते हैं ना तो एसओपी में बहुत बड़ा एडवांटेज है। एसओपी में क्या है पता है, 2 लाख रुपया और जो 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है ना, वो मुझे अलग मिलेगा, मेरी बीवी को अलग मिलेगा। ऐसे अगर प्रॉपर्टी में 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर को 2 लाख रुपए का अलग डिडक्शन मिलेगा, या 30,000 जो भी है, मतलब जो केस में भी आप आते हो। तो जो इंटरेस्ट का फायदा है ना वो एसओपी के अंदर को ओनर्स में जबरदस्त फायदा है। 2 लाख रुपए का मुझे अलग, मेरी बीवी को अलग, जितने भी को ओनर्स है सबको अलग अलग 2 लाख रुपया और 30,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, एलओपी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो वैसे भी पूरा डिडक्शन मिलता है, उसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। एलओपी और डीएलओपी के अंदर तो पूरा डिडक्शन आपको वैसे भी मिलने आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2-3 चीज छोटी बची हुई है, दैट्स इट, हमारा छोटा सा टॉपिक है। देखो आधे घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी आपको डिटेल में समझा दिया। जितना भी हम लोग ने क्लास के अंदर लगभग 8-10 घंटे करा था
वो आधे घंटे में हमने डिस्कशन खत्म कर दिया। डीम्ड ओनर के बारे में बात करते हैं। डीम्ड ओनर क्या होता है सर? डीम्ड ओनर वो होता है जो सेक्शन 27 में लिखा गया। लेकिन क्या लिखा गया? 4 केस लिखे गए जिसमें ओनर तो कोई और है, पेपर पे तो कोई ओनर है और ओनर है, लेकिन लॉ के हिसाब से ओनर कोई और है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में करता है, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब सस्ते में करता है, तो ये प्रॉपर्टी का रेंट फिर वाइफ कमाएगी, नो डाउट। ओनर भी वाइफ है, लेकिन ये डीम्ड ओनर कौन है? हस्बैंड है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो। तो अगर मैं अपनी बीवी को कोई प्रॉपर्टी फ्री में दे रहा हूं या सस्ते में दे रहा हूं, तो फिर उस केस में मेरी बीवी जो भी रेंट कमाएगी उस प्रॉपर्टी से, उसका रेंट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैं डीम्ड ओनर हूं। अगर मैंने प्रॉपर प्राइस पे बेचा तो फिर डीम्ड ओनर नहीं का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट यहां पर कब एप्लीकेबल होगा? जब आप अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को, दोनों केस पॉसिबल है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को नहीं, वाइफ भी अपने हस्बैंड को असेट दे सकती है। जब हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सस्ते में, तो जिसको दे रहे हो प्रॉपर्टी उसका रेंट जो दे रहा है ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उस केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई अग्रीमेंट है टू लिव अपार्ट, के दोनों अलग रहते हैं भाई, तो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अग्रीमेंट है टू लिव अपार्ट, तो उस केस में वाइफ के हाथ में ही वो रेंट टैक्सेबल होगा, हस्बैंड के हाथ में वो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई अपने माइनर बच्चे को, मेजर बच्चे को नहीं, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर को बाहर कर दो। ठीक है। अगर कोई माइनर बच्ची की शादी हो गई है तो उसको बाहर कर दो। पहले तो वैसे कानूनी तौर पे गलत है, लेकिन फिर भी होता है देश के अंदर, कानूनी तौर पे बहुत सारी चीज गलत है लेकिन होती है, ठीक है, चलती है, तो कानून उस हिसाब से बनता है। फिर तो अगर मैं अपने किसी माइनर बच्चे को, ठीक है, माइनर मैरिड डॉटर उसमें नहीं आएगी, उसको दोगे तो क्लबिंग नहीं होगा, तो मेरे हाथ में फिर नहीं आएगी इनकम, वो फिर उसके हाथ में ही रहेगी। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर को छोड़कर कोई और माइनर बच्चा है, उसको मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, फिर से फ्री में या सस्ते में, ठीक है, तो फिर वो प्रॉपर्टी का रेंट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में? जो दे रहा है उसके हाथ में। तो मैंने अगर अपनी माइनर बच्चे को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, वो रेंट कमा रहा है, रेंट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। अच्छा, माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया तो फिर मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, फिर उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है। तीसरा केस होता है जो सोसाइटीज में रहते हैं लोग, उन लोगों के लिए, जो बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी के अंदर जितने भी फ्लैट्स होते हैं ना, उन सब का ओनर कौन होता है पता है? आप नहीं हो। जो रहता है वो ओनर नहीं है, वो ओनर होता है पेपर के ऊपर सोसाइटी खुद। सोसाइटी खुद ओनर होती है उसकी, आप नहीं होते हो। तो आप क्या हो? मैं तो सिर्फ एक सोसाइटी का शेयर होल्डर हूं। तो क्या सोसाइटी टैक्स भरेगी सबका? हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नहीं, सोसाइटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं भरेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स तो आप ही भरोगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर बोल दिया है कि भले ही सोसाइटी है रियल ओनर पेपर पे, लेकिन हम रेजिडेंट को क्या बना देंगे? जो उसमें शेयर होल्डर, जो रेजिडेंट रहते हैं, जो उस घर में रहते हैं, उसको हम बना देंगे डीम्ड ओनर, ताकि हम उनसे क्या ले सके? उनसे हम टैक्स ले सके। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, होल्डर ऑफ एन इंपार्टेबल एस्टेट। ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है। आपको जायदाद में अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो जनरली क्या होती है? वो प्रॉपर्टी आपके पुरखों की होती है, लेकिन आप अगर उसके होल्डर हो, पेपर पे नाम किसी और का होता है, लेकिन आप अगर उसके होल्डर हो तो आपके हाथ में उस पर टैक्स लग जाएगा। होल्डर ऑफ एन इंपार्टेबल एस्टेट। ये 4 केसेस है, उसमें से पहला 2 केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो पहला केस और दूसरे केस पे स्पेशल फोकस करना। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने आपको लोधा बिल्डर का एग्जांपल दिया था। मैंने आपको बोला था लोधा बिल्डर ने क्या किया? एक बिल्डिंग बनाया 100 फ्लोर्स की, 50 फ्लोर बेच दिया, 50 फ्लोर जो बच गए हैं उसको गवर्नमेंट बोलती है डीम टू बी लेट आउट। ये तो उसके साथ जाती हो जाएगी। अब जो 50 फ्लोर्स वो बेच नहीं पाया, ठीक है, वो डीम टू बी लेट आउट बोल दोगे तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, और उसको टैक्स भरना पड़ेगा तो उसकी तो हालत पतली होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने उसको 2 साल तक रिलैक्सेशन दिया है। कितना? 2 साल तक। बोला जिस साल भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल के एंड से 2 साल तक तेरा जीएवी एनएवी जो भी है वो सब निल जा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अगर से 2022-23 में कंप्लीट हुआ तो 22-23 के एंड से 2 साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2025 तक। तो 31 मार्च 2025 तक हम तेरा जीएवी एनएवी जो भी है वो सब निल ले लेंगे, और उतने पीरियड तक तो इसको टैक्स ही लगाएंगे। देखो उतना समय हम लोग दे रहे हैं कि भाई उतने समय के अंदर बेच ले प्रॉपर्टी, अगर बेच सकता है तो, और नहीं बेच सकता है तो फिर टैक्स भर, और क्या। तो 2 साल का समय गवर्नमेंट आपको दे रही है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। ठीक है। और लास्ट चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, 50 बार कुछ बोल के मतलब नहीं है। इनकम टैक्स में आप एसओपी 2 दिखा सकते हो, और 2 एसओपी का मैक्सिमम इंटरेस्ट आप कितना ले सकते हो? 2 लाख रुपए, उससे ज्यादा आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज। अब आपका क्या काम है? आपका काम है इस वीडियो को
देखते रहना, पूरा टाइम देखते रहना। सोने के पहले देखते रहना, उठने के बाद देखते रहना, खाना खाते टाइम देखते रहना, दोस्तों से बात करते समय देखते रहना, एग्जाम के पहले देखते रहना, स्टडी लीव में देखते रहना, क्लास के साथ देखते रहना। जब भी समय मिलता है इन वीडियोस को देखते रहो, प्रोविजन पूरे मेमोराइज हो जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए। मेमोराइज करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। मेमोराइज हो गया, कॉन्सेप्चुअली मेमोराइज हो गया, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते रहना बुक में से। एक बार क्लास में हमने पूरा क्वेश्चन बैंक किया है, 250-300 क्वेश्चन जितने भी है एक बार आप कर लो, उसके बाद हम लोग टेस्ट वेस्ट रखवा लेंगे, बस हो गया खत्म। इससे ज्यादा क्या जान लोगे बच्चे की, ठीक है। इंस्टीट्यूट को बोलेंगे हम इससे ज्यादा क्या बच्चों की जान लोगे, इतना प्रैक्टिस इतनी मेहनत करके आ रहे हैं हमारे बच्चे, ऐसे नहीं आ रहे बस ऊपर ऊपर से हवा हवा पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। इसी तरीके से जल्द आपके सारे रिवीजन वीडियोस आते रहेंगे, जल्द से जल्द। और उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू के वीडियोस भी लाऊंगा, डोंट वरी। इंस्टीट्यूट ने जो वेबसाइट पे डाला है ना उनके एमसीक्यूज, बहुत जबरदस्त एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कौन से एमसीक्यू का आंसर ये क्यों है। तो बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है एमसीक्यू का आंसर पता लगाने में कि इसका आंसर डी क्यू है भाई, इसका आंसर बी क्यू है, इसका आंसर ए क्यू है। अरे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। पूरी लिस्ट दे दूंगा मैं आपको एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन की, वीडियो के साथ दूंगा, सिर्फ ऑडियो नहीं, सिर्फ पेपर में लिख कर नहीं दूंगा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका रीजन ये, उसका रीजन, वीडियो के साथ दूंगा। तो आपको क्या है 3-4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एमसीक्यू भी आपका उड़ जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ ये रिवीजन वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई देखो इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस है, शायद किसी ने क्लास नहीं भी किया है ना, वो भी अगर शांति से बैठकर पढ़ेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा। समझ में तो उसको भी आ जाएगा, थोड़ी दिक्कत होगी ये पहली बार सुन रहे हो तो, लेकिन समझ में उसको भी आ जाएगा। साथ साथ में हमारी वेबसाइट पे हमारी बुक्स भी अवेलेबल है arishkhan.com, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको कलर बुक का हार्ड कॉपी चाहिए तो, या तो आपको नहीं परचेज करना है, आप फ्री रिसोर्सेस में जाके डाउनलोड कर लो, मैंने फ्री में डाल दिया है, जिसको चाहिए वो डाउनलोड करके पढ़ाई कर लेगा, ठीक है। कोई भी पैसे की वजह से किसी किसी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बस ये मेरा इंटेंशन है। एट द सेम टाइम जिसको हार्ड कॉपी खरीदना है उसको भी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, जिनको हार्ड कॉपी खरीदने का पैसा नहीं है इनफैक्ट, इन शॉर्ट अगर, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, मुझे कोई डर नहीं, मेरी बुक अगर फैल जाए तो मेरी बुक कोई और टीचर कॉपी कर ले, कोई भी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली अगर 4 लोगों का फायदा होता है तो उसमें मेरा फायदा है, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, ध्यान रखो सब लोग अपना।